टॉपिक कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं पैसे के ऊपर, मीन्स उसे मनी के ऊपर। मनी क्या है? मनी इज अ बेसिक कंसेप्ट, मनी इज अ प्राइमरी फंक्शन। कि मनी को हम क्या कर सकते हैं? कहीं पे भी स्टोर किया जा सकता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट होता हूं मनी के बारे में, तो मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट्स। और लास्ट में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मीन्स उसे, अब मनी के बारे में तो अपने कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो इन चारों चीजों के ऊपर मनी का कंसेप्ट चलता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब कहते हैं कि मनी के हिसाब से इंडिया की करेंसी कौन सी है? रुपी। और पाकिस्तान की करेंसी रुपया। फर्क है दोनों में, रुपया और रुपी में। बात करें इंडिया में, मनी मतलब रुपए चल रहे हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको मैं कहीं भी स्टोर करके रख सकता हूँ। नेक्स्ट मेजर ऑफ वैल्यू, कि ये कैसे भी कहीं से मेजर की जा सकती है। उसके बाद में डेफर्ड पेमेंट, मनी के हिसाब से आज मेरे पास रुपए है, मनी है, तो मैं इसको फ्यूचर के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। जो आज 100 रुपए की वैल्यू, 1000 रुपए की वैल्यू, 500 की वैल्यू है, फ्यूचर के अंदर वो नोट भी 500 का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के अंदर 500 रुपए जो है वो 400 रुपए कन्वर्ट हो जाएंगे, जो करेंसी की वैल्यू वो वही रहेगी। सो इस हिसाब से इन चारों को यूज करके कंसेप्ट बना है मनी का। सो मैं कह सकता हूँ मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू, इट्स अ प्राइमरी फंक्शन। ये दोनों जो है वो है प्राइमरी फंक्शंस, और ये दोनों है सेकेंडरी। अब देखिए, स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को कहीं भी स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद में मेजर ऑफ वैल्यू, मनी को कहीं पे भी और कैसे भी मेजर किया जा सकता है। कि आज मुझे अगर पहचानना हो कि कितने रुपए का नोट है, तो 10 रुपए का उसके ऊपर लिखा हो, मतलब वो करेंसी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो मेजरेबल वैल्यू है। सेकेंडरी फंक्शन क्या बोलता है? इट्स अ डेफर्ड पेमेंट, मींस उसे फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। और लास्ट में है ट्रांसफर वैल्यू, कि मनी को भी कहीं पे ट्रांसफर किया जा सकता है। बात करते हैं इससे पहले एक कंसेप्ट जो आता है, जो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? इसी सिस्टम को एक कंसेप्ट से जाना जाता है सी इकोनॉमी। सी इकोनॉमी मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। अब बार्टर सिस्टम में मुझे सामान के बदले सामान ही परचेज किया जा सकता है। जैसे आज मुझे अगर ये मार्कर चाहिए, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देना पड़ेगा। उस टाइम पे मनी थी नहीं, जब स्टार्टिंग हुई, इकोनॉमी थोड़ी जनरेट होने लगी, तो उस सिचुएशन के अंदर किसी के पास कोई भी करेंसी का आइडिया नहीं था। सो कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था। अब जैसे एक फार्मर है, फार्मर जो है, फार्मर को चाहिए शूज, तो वो किसके पास जाएगा? कॉबलर के पास में। और कॉबलर को चाहिए वीट, तो वो किसके पास जाएगा? फार्मर के पास में। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ ये बार्टर सिस्टम लग सकता है। लेकिन अगर फार्मर को चाहिए शूज, लेकिन एक वो जाएगा कॉबलर के पास में, लेकिन कॉबलर को चाहिए एक कोई इंक, तो वो अपना सामान तो उसको देगा नहीं। तो वो कहेगा कि मुझे जहां से बेनिफिट मिलेगा, जो चीज मुझे मिलेगी एज सेटिस्फेक्शन के तौर पे, मैं उसी को सामान दूंगा। सो ये था बार्टर सिस्टम। ये इसकी लिमिटेशन थी कि आज कमोडिटी के बदले कमोडिटी मिल जाती थी, आसानी से मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मुझे अगर बात करें कि 1 टन वीट है, मुझे 1 टन वीट, एज एम फार्मर, मेरे पास 1 टन वीट पड़ी है। अब मुझे चाहिए हॉर्स, मुझे एक घोड़ा चाहिए ताकि मैं ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे उसको यूज कर सकूं। ठीक है, अब जब मेरे पास है वीट और मुझे एक घोड़ा चाहिए,
एक टन नेक्स्ट है कि मुझे मेरे पास एक टन मेरे पास एक टन वीट है, मुझे घोड़ा चाहिए। अरे ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, मुझे घोड़ा चाहिए ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्या समझते हो? अभी शादी करवाना इतनी जल्दी है? क्या बात कर रहे हो पांडे जी? अब है कि एक टन वीट पड़ा है मेरे पास में, मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़ा चाहिए, तो मैं जाऊंगा उस पर्सन के पास में जिसके पास एक हॉर्स अवेलेबल सो मैं था क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं मेरे पास में एक टन वीट पड़ा, मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक फोर्स, ठीक है, एज ए लाइफ स्टॉक के तौर पे, तो मैं जाऊंगा एक पर्सन के पास में जिसके पास एक हॉर्स अवेलेबल है। मैंने कहा कि मेरे पास एक टन वीट पड़ा है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हॉर्स चाहिए, तो मैं जाऊंगा एक ऐसे पर्सन के पास में, पर्सन एक्स, जिसके पास ये हॉर्स अवेलेबल हो। मैं उसे कहूंगा कि एक टन में से आप मुझसे 50 kg वीट ले लीजिए और मुझे एक हॉर्स दे दीजिए। अब जब वो तैयार हो जाएगा इसके लिए, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे बार्टर सिस्टम कंप्लीट हो। बार्टर सिस्टम कंप्लीट हुआ इन द सेंस कि भाई मुझे एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हॉर्स चाहिए और उसको सर्वाइव करने के लिए वीट चाहिए, तो हमने कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज कर लिया। अब ये कंसेप्ट हो गया हमारा, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ दिक्कतें भी थी, मीन्स उसे इसके लिमिटेशंस भी थे, जैसे कि सबसे नंबर 1 limitations of barter system. नंबर वन इसकी लिमिटेशन है डबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्ट्स। अब करें कि मेरे पास एक टन वीट पड़े, मुझे हॉर्स चाहिए, लेकिन जो पर्सन है जिसके पास हॉर्स है वो कहता है कि मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए राइस। इस पर्सन को चाहिए राइस। इस सिचुएशन के अंदर मुझे दिक्कत आएगी कि दोनों, ये जरूरी नहीं है कि दोनों को जो कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं उन सबको सेम ही चीज चाहिए। मुझे चाहिए हॉर्स लेकिन इस पर्सन को चाहिए राइस, तो वहां पे दिक्कत हुई। नेक्स्ट बात करें इसके जो लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन के अंदर मैं कह सकता हूं कि हम इसको जल्दी से मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं कर सकते इन द सेंस हम इसको मेजर नहीं कर सकते, मीन्स उसे हम इसको कॉमन यूनिट में मेजर नहीं कर सकते। सो लैक ऑफ कॉमन यूनिट। अब इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या बोल सकता हूं कि अब इस पर्सन को 50 kg वीट चाहिए, लेकिन इस पर्सन के पास एक हॉर्स है जो कि जिसकी वैल्यू एक मार्केट के अंदर है 4 लाख रुपीस, लेकिन तो 50 kg ऑफ वीट है वो अप्रोक्सीमेटली एग्जांपल लेते हैं कि 500 का मुझे मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि कॉमन यूनिट तो नहीं हुई है, कॉमन यूनिट नहीं हुई है। कैसे कि भाई अगर मैं कहता हूं मुझे 4 लाख का ही सामान चाहिए और मैं 4 लाख का ही सामान दे रहा हूं, तो उस सिचुएशन के अंदर बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल होगा कि हाँ भाई जितने का मुझे सेटिस्फेक्शन, जितने का मुझे सामान चाहिए मैंने उतने का ही सामान दे दिया। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ना तो मुझे कोई ज्यादा सामान मिला, एग्जाम्पल है कि हॉर्स मुझे ज्यादा वैल्यू वाला सामान मिल गया लेकिन सामने वाले पर्सन को कम वैल्यू वाला सामान मिला। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। थर्ड पॉइंट बोलता है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स।
आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अभी मैं आपको 50 केजी वीट दे देता हूं, आपको आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर आपको मैं 1 टन वीट और दे दूंगा। अब मैंने ये चीज बोल तो दी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मैं उसको दूंगा ये चीज? मैंने आज उसका होश ले लिया, हो सकता है मैंने उसका होश लिया और मैं कहीं आगे चला गया हूं जानबूझ के। दिक्कत है यहाँ पे बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल कहां पे होगा कि मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं आपको टोटल 1 टन जो है एक्स्ट्रा में और दे दूंगा 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर। उस सिचुएशन के अंदर अगर मैं बीच में से कहीं चला जाऊं तो फ्यूचर पेमेंट्स की दिक्कत हो जाएगी। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज। बिल्कुल, जो इसका फोर्थ लिमिटेशन है, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज। इस सिचुएशन के अंदर मैं बोल सकता हूं कि स्टोर करने की दिक्कत है, मुझे 1 टन वीट चाहिए, जो मुझे 1 टन वीट चाहिए इस सिचुएशन के अंदर, सॉरी मेरे पास 1 टन वीट है। अगर इस सिचुएशन के अंदर बात करें कि मुझे एक स्टोर पड़ा है मेरे पास में जहां पे मुझे वो स्टोर करना है, लेकिन एक्चुअल में क्या पॉसिबिलिटी है कि वो स्टोर हो जाएगा? पॉसिबिलिटी है वो स्टोर हो जाएगा? बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं है। हो सकता है बारिश आ जाए, हो सकता है उसके कोई कीड़े लग जाए, इंसेक्ट लग जाए, उस सिचुएशन के अंदर मैं इसको स्टोर भी नहीं कर सकता। सो मैं कह सकता हूँ बार्टर सिस्टम पहले के टाइम में बढ़िया था कि भाई कमोडिटी के बदले कमोडिटी हम एक्सचेंज कर लेते, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हुई थी। नंबर 1, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जो मुझे आज चीज चाहिए, क्या पता सामने वाले पर्सन को वो चीज ना चाहिए, लेकिन उसके पास अवेलेबल हो जो मुझे चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है लैक ऑफ कॉमन यूनिट। कॉमन यूनिट के अंदर भी ये हुआ कि मुझे चाहिए कुछ और, जैसे मुझे चाहिए एक एप्पल, लेकिन सामने वाले पर्सन के पास है ऑरेंज। वो पर्सन कह रहा है कि मैं ऑरेंज उसी को लूंगा जो मुझे गवावा का एक पीस लाके देगा। सो उस सिचुएशन के अंदर कि मैं कॉमन यूनिट को नहीं ले पा रहा। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। मैं फ्यूचर पेमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहूंगा कि आज मुझे जो भी चीज चाहिए हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर मैं उसको ना दूं, मतलब रिजेक्ट कर दो उस चीज को कि भाई आपने मुझे सामान कब दिया। और लास्ट सिचुएशन जो इसके अंदर बनती है, लास्ट जिसकी लिमिटेशन बनती है वो है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज, कि मैं इसको स्टोर करके नहीं रख सकता। सो इस सिचुएशन के अंदर हमने यहां पे कर लिया लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। सो अब नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मनी के अंदर फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के टाइप्स। इसमें नंबर 1 है फिएट मनी एंड फ्यूडिशरी मनी। सबसे पहले बात करें फिएट मनी की। फिएट मनी कौन सी मनी है? जो कि ऑर्डर बाय दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जब ऑर्डर मिलता है आरबीआई को कि आप, जैसे इंडिया की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई को ऑर्डर दिया कि आप अब ये इशू कर दीजिए मनी को, उस सिचुएशन का उसको मैं बोल दूं फिएट मनी। फिएट मनी इज इशूड बाय दी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना ये इशू नहीं हो सकती। उसके बाद में बात करें फ्यूडिशरी मनी की। फ्यूडिशरी मनी एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर आज मैं कह रहा हूं कि या तो मैं मनी दे दूं या फिर बिल रिसीवेबल दे दूं, ठीक है, या बैंक रिसिप्ट दे दूं। अब इस सिचुएशन के अंदर आज मुझे अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मेरे पास रुपए नहीं है, लेकिन मैंने एक चेक दे दिया, एक डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, उसको मैं क्या बोलूंगा? फ्यूडिशरी मनी। कि जो डिमांड ड्राफ्ट हुआ, जो चेक हुआ कि एज ए मनी के तौर पे वो काम कर रहा है, करेंसी के तौर पे ही वो काम कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है? जैसे कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर मैं बात करता हूं, ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो 1 रुपए का 1 रुपी एक सिल्वर कॉइन था जिसकी वैल्यू 1 रुपए की थी, उस सिचुएशन में बोलूंगा कि कॉइन्स की वैल्यू मतलब कॉमोडिटी की वैल्यू जो इक्वल है 1 के, मींस जो कॉमोडिटी मनी की वैल्यू है वो कॉमोडिटी वैल्यू के इक्वल, मींस मनी इज इक्वल टू 1। वो कौन सी बोलूंगा मैं? फुल बॉडीड मनी। लेकिन जब लास्ट बात करते हैं क्रेडिट मनी की, क्रेडिट मनी के अंदर मैं बोल सकता हूं कि मनी वैल्यू इज मोर देन द कॉमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू इज मोर देन द कॉमोडिटी वैल्यू। जैसे कि इस सिचुएशन में एग्जांपल आज मैं बात करता हूं कि मनी वैल्यू ज्यादा है, जैसे सिल्वर कॉइन की बात करें, जो ब्रिटिश पीरियड का ₹1 ऑफ ब्रिटिश पीरियड, वो कितना? सिल्वर का।
वो सिल्वर की आज के टाइम पे अगर उसकी बात करें तो सिल्वर की वैल्यू निकलेगी, लेकिन उस सिचुएशन की बात करें, उस टाइम की बात करें तो एक रुपए की वैल्यू है वो 1 रुपए ही रहती, उसको मैं बोलता हूँ फुल बॉडीड मनी। और क्रेडिट मनी बोलता हूँ कि सिल्वर की करेंसी, सिल्वर की अमाउंट ज्यादा एज कम्पेयर टू उसकी मेटल के हिसाब से। सो आज जो हमने किया वो है एक तो डबल कॉइन मीन्स उसे सबसे पहले मनी के फॉर्म्स, क्या क्या मनी के फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट के बारे में मैंने किया कि बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम के बाद में मैंने कंसेप्ट को बताया कि बार्टर सिस्टम क्या क्या कहता है। लास्ट में मैंने बोला कि उसके लिमिटेशंस क्या है, चार चार उसके लिमिटेशंस थे। सबसे पहला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, सेकंड लैक ऑफ कॉमन यूनिट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजर ऑफ वैल्यू। कि ना तो मैं इसको देख सकता है कि मुझे जो चीज चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए हो, कॉमन यूनिट नहीं हो सकती, उसको मैं स्टोर नहीं करके रख सकता और उसको मैं एक्चुअल मेजर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के दो तरीके के मनी के दो तरीके होते हैं, फिएट मनी है, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी है, क्रेडिट मनी। फिएट मनी कौन सी, जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर द्वारा इश्यू की जाती है, और फिड्यूशियरी मनी कौन सी होगी, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे कि बात करें एक लाख रुपए का मुझे अमाउंट पे करनी है, उस 1 लाख की अमाउंट के अंदर उस सिचुएशन में मैं या तो चेक दे दूं या डिमांड रख दूं, वैल्यू तो 1 लाख रुपए की रहेगी। उसके बाद फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी का मतलब करेंसी हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू 1 मींस उसे कि जो ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो 1 रुपए का सिल्वर कॉइन था उसकी वैल्यू 1 रुपए थी, लेकिन आज के पीरियड के अंदर क्रेडिट मनी बोल दिया कि मनी वैल्यू ज्यादा होगी कमोडिटी वैल्यू से। कि आज उस कॉइन की अगर बात करें तो सिल्वर कॉइन जो सिचुएशन में था, आज सिल्वर का प्राइस 1 kg इज इक्वल टू 80,000। तो मैं कह सकता हूं कि 80,000 रुपए के हिसाब से उसकी एक्चुअल में डिमांड की जाएगी, ना कि 1 रुपए के हिसाब से। और एक लास्ट कंसेप्ट जो था कि फॉर्म्स ऑफ मनी और मनी के बेसिक कंसेप्ट क्या क्या थे। नंबर 1 कि मनी एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। नंबर 2 मनी को कहीं पे भी स्टोर किया जा सकता है। नंबर 3 ट्रांसफर किया जा सकता है। नंबर 4 फ्यूचर पेमेंट्स के लिए इसको यूज किया जा सकता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय श्री राम।